गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं चित्रांश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीडिया पर। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने कल देखा था, कल के लेक्चर में देखा था, लास्ट लेक्चर में, किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई, कौन सा वेन्यू था, कौन उसके प्रेसिडेंट रहे, जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक मॉडरेट फेस है, हम उसे क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो है आपका एक्सट्रीमिस्ट फेस। अब देखिए साहब, हम बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे चलता हुआ हमें नजर आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 1885 के अंदर, 1885 के अंदर आईएनसी बनती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होता है, फॉर्मेशन हमें होता हुआ नजर आता है। फाइनली 1805 से लेकर 1885 से लेकर 1905 का जो पीरियड है, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट पीरियड बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं, मॉडरेट पीरियड के नाम से जानते हैं। इसे हम मॉडरेट पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उन लीडर्स का कांग्रेस के अंदर बोलबाला है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर कांग्रेस के अंदर उन लीडर्स का अपर हैंड है जो किस मेथड को फॉलो करना प्रेफर करते हैं, जो अपने राइट को अचीव करने के लिए, जो अपने डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए, अपने डिमांड्स को प्रेजेंट करने के लिए बाय लॉ चलना पसंद करते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स ने जो मेथड बना रखी है कि भाई इस तरीके से आप अपने डिमांड रेज कर सकते हो, तो वो उसी तरह से लेटर लिख के, पिटीशंस लगाकर क्या करते हैं, आपका पूरा काम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग जो थे ये मॉडरेट थे, और इनका अपर हैंड क्या रहा है 1885 से लेकर 1905 तक। अब हम लोग देखते हैं कि 1905 के अंदर जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता हुआ हमें नजर आता है। उस पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसे हम बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अभी बायकॉट और स्वदेशी मूवमेंट जो है आपका, इसने कांग्रेस को एक नया क्या दे दिया, लीग दे दिया, एक नया तरीका दे दिया, जो कि बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष साहब की लीडरशिप में हमें देखने को मिला। और वही जो चीज थी, वो जो नया तरीका था, वो जो है मेथड था, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज के नाम से जानते हैं। मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने यहाँ पर अपना तरीका चेंज किया, और उस नए तरीके के जो काम था, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में आता है कि जब कांग्रेस बन चुकी थी और ये 20 साल, ठीक है, ये 20 ईयर्स 1885 से लेकर 1905 तक के जब कांग्रेस अपना काम कर ही रही है, तो ऐसे कौन से रीजंस हुए, ऐसे कौन से क्या है कारण है, जिन कारण के कारण हमें एक नया आइडियोलॉजी कांग्रेस के अंदर देखने को मिला, जिसे हम क्या बोलते हैं, असर्टिव नेशनलिज्म या फिर एक्सट्रीमिस्ट फेज के नाम से जानते हैं। देखते हैं भाई कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि अटेम्प्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब देखो अटेम्प्ट का मतलब क्या है, कार्य करने का तरीका। मतलब जो अटेम्प्ट आपने किए है ना, जिस तरीके से आपने अपने गोल को अचीव करने की कोशिश की है, किन्ने, मॉडरेट लोगों ने अपने गोल को अचीव करने की कोशिश की है। किस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में, 1885 से लेकर 1905 के बीच में। ठीक है, उसने कोई बड़ा रिजल्ट क्या नहीं किया है, कंक्लूड नहीं किया है। मतलब आपके जो मेथड था, आपके जो अटेम्प्ट थे, आपने जो एजेंडा उठाया, ठीक है, नो डाउट आपने तो भाई डेयरी मिल्क की डिमांड की, ठीक है, और उन्होंने क्या पकड़ा दिया आपको, उन्होंने आपको एक रुपए वाली इक्लेस पकड़ा दी और आप खुश हैं उससे। ठीक है, तो आपके अटेम्प्ट किसके लिए है, डेयरी मिल्क के लिए, और सक्सेस कहां मिल रही है आपको, इक्लेस के लिए। तो क्या ये आपके लिए सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट होना चाहिए? नहीं। तो मॉडरेट के साथ क्या हुआ, मॉडरेट ने बड़े बड़े चीजों के ऊपर अटेम्प्ट तो किए, पर उसका जो रिजल्ट मिला, उसका जो आउटकम मिला, क्या वो फुलफिल, वो क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्टरी था? क्या वो सेटिस्फैक्टरी ढंग से हमें फुलफिल होते हुए नजर आया? नहीं। इस चक्कर में हमें रियलाइज हो चुका था कि ब्रिटिश लोग जो हैं, ब्रिटिश एम्पायर जो है, वो इंडियंस को क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, इंडिया का क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इस मॉडरेट के अटेम्प्ट से, ऑब्वियसली बात है, जब कांग्रेस बनी थी तो हमने क्या बोला था कि कांग्रेस क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक चीज को रिप्रेजेंट करने का क्या है, आइडेंटिटी है। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस मेडिएटर है, जो कि इंडियन मास की डिमांड को फुलफिल करने का काम करेगी, ब्रिटिशर्स से काम निकलाएगी। पर क्या करा ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कांग्रेस के नाम पे ही लोगों को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया, या कांग्रेस को ही एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। दूसरा, dissatisfaction with the method and achievement of moderate leaders gave birth to the new ideology। भाई सीधी सी बात है, मेथड क्या है आपकी, मेथड क्या है, पीसफुली आपको अपना एम अचीव करना है,
ना आपको एक्टिव एजुटेशन करना है, ना आपको सड़क पे उतरना है, ना आपको अपने डिमांड को पब्लिक को बताना है। बस आपने क्या करी, आपने एक पन्ना बनाया, एक फर्रा बनाया, अपने डिमांड का नंबर ऑफ डिमांड लिखी और इसे किसको पोस्ट कर दिया, इसे आपने ब्रिटिशर्स को पोस्ट कर दिया। मतलब ये लेटर, ये पिटीशन आपने किसको दे दी, ब्रिटिशर्स को दे दी। और ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, चलो कांग्रेस की डिमांड कोई दिक्कत नहीं, डस्टबिन में फेंको, ठीक है। फिर जब कांग्रेस वाले ज्यादा प्रेशर बनाने लग गए तो उन्होंने बोला चलो इनकी बहुत सारी डिमांड है, इनने पिज्जा भी मांगा, बर्गर भी मांगा, डेयरी मिल्क भी मांगी, सब भी मांगी, सबसे नीचे क्या मांगा, सबसे नीचे सेफ्टी पिन मांगा। चलो एक काम करो, सेफ्टी पिन भेजो और बोलो तुम्हारी डिमांड फुलफिल हो गई। तो इस तरह का जो आइडियोलॉजी थी, इस तरह का जो इनका मेथड था, ठीक है, जो इनका कार्य करने का तरीका था, उस कार्य करने के तरीके से जो इनको अचीवमेंट मिली, उसने भी क्या किया, लोगों को डिससेटिस्फाई किया। लोगों के सामने ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन को बताया और बताया कि ये मॉडरेट लीडर्स का जो तरीका है ना, ठीक है, ये सही नहीं है। और इसी चीज को जब हमने क्या करा, इसी चीज से जब हमें डिससेटिस्फैक्शन आया तो हमने एक नई आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जिस आइडियोलॉजी ने हमने क्या बोला है, हमने रिक्वेस्टिंग लेटर लिखने में बात नहीं की, हमने बेगिंग ऑफ राइट के ऊपर बिलीव नहीं किया, हमने क्लेमिंग ऑफ राइट को, मतलब राइट को छीनने पर विश्वास करा। मतलब भैया अब हमको क्या है, हमारे बात मनवादी है तो हम क्या करेंगे, धरना करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हाँ, पर पीसफुल तरीके से, ध्यान रखना, बम गोली नहीं फेंकेंगे हम, बस ब्रिटिश सिस्टम को क्या करेंगे, कर्व करने की कोशिश करेंगे, उसे शट डाउन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमें यहां पे देखने को मिला। अगला कुछ इंटरनेशनल इवेंट हुए, ठीक है, और इन इंटरनेशनल इवेंट ने क्या किया, उन इंटरनेशनल इवेंट ने इंडियंस के अंदर क्या भर दी, हवा भर दी कि साहब क्या है कि अगर ये छोटे छोटे देश ऐसा कर सकते हैं तो इंडिया जैसा एक यूनिफाइड कंट्री, इतना बड़ा कंट्री, वो क्यों नहीं अपने डिमांड को अचीव करने के लिए सब कर सकता है। तो ये छोटे छोटे से इंटरनेशनल इवेंट, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, इथियोपिया छोटा सा देश, वो किसको हराता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर को, जिसका नाम इटली है। इटली भी कौन सा इटली है, ये आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले का इटली है, ठीक है, जो जर्मनी की तरह क्या है, पावरफुल है, जो फर्स्ट ना वो। तो कुछ इंटरनेशनल इवेंट, जैसे इथियोपिया की इटली के ऊपर विक्ट्री। दूसरा, जापान की विक्ट्री किसके ऊपर, रशिया। अरे भाई मैप को देखो, जापान जरा से 2 प्लेनेट है तो डॉट लगे हुए हैं। रशिया को देखो, पूरा मैप खत्म हो जाता है पर रशिया खत्म नहीं होता, ठीक है। तो रशिया जैसी नेशन को, रशिया जैसी मोनार्ची को कौन हराता है, भाई जापान जैसी छोटी सी पावर हराती है। तो कहीं ना कहीं ये मिथ तो टूटा कि व्हाइट रेस को हराना, व्हाइट रेस को पेनिट्रेट करना मुश्किल नहीं, असंभव नहीं है, मुश्किल हो सकता है, पर इथियोपिया की विक्ट्री और जापान की विक्ट्री प्रूव करती है कि ये व्हाइट रेस इनडिफिटेबल नहीं है, इसे भी डिफीट किया जा सकता है। उसके ऊपर देखो बोर वॉर क्या है भाई साहब, साउथ अफ्रीका के अंदर कुछ बोर कम्युनिटी जो है, ठीक है, वो क्या करती है, आपका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एजिटेशन करती है। और इसका मेन कॉज है आपका गोल्ड माइंस जो हैं उनकी खदानें, और उनकी खदानों को से सोना निकालने वाली जो ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया, बोर सरकार को बर्खास्त कर दिया, ठीक है। तो इसलिए बोर वॉर होता है, बोर कम्युनिटी वॉर। इसमें क्या होता है आपका, भाई इन्होंने यूरोपियन को हराया। तो इससे क्या हो गया, आपका जो क्या था, मिथ था ना, जो आपका सुपरस्टिशियस था, आपका जो भ्रम था, ठीक है, कि भाई इस व्हाइट रेस को या यूरोपियन रेस को, यूरोपियन सुप्रीमेसी को आप कभी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस यूरोपियन सुप्रीमेसी को क्या करा है, जूते से मारा है, किन्ने, इथियोपिया ने इटली को हराकर, जापान ने रशिया को हराकर, और बोर वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स को घुटनों पिलाकर। तो ये जो चीजें हैं जिन्होंने क्या किया, आपका हमारे को एक क्या दिया, संबल दिया, हमें एक बल दिया, जिससे हम क्या कर सके, आगे बढ़ सके। और ये जो रेस है, ठीक है, ये व्हाइट रेस या व्हाइट सुप्रीमेसी है, इसको भी हम चैलेंज कर सकते हैं। अगला, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ द कर्जन। अब देखो सीधी सी बात है, पहले तो हम मॉडरेट कर रहे हैं, और जब मॉडरेट ने ज्यादा एजिटेशन तैयार किया, क्योंकि आइडियोलॉजी कब आएगी, जब आप फेल होंगे, जब मॉडरेट फेल होंगे। तो जब मॉडरेट ने क्या किया, अपना अटेम्प्ट को, अपने डिमांड्स को क्या किया, भाई अचीव करने के लिए थोड़ा सख्त रवैया अपनाया। तो कर्जन साहब जो उस समय क्या हुआ करते थे, वाइसराय ऑफ इंडिया, कर्जन साहब ने क्या कर दिया, आपका अपनी कुछ रिएक्शनरी पॉलिसी बता दी। उन्होंने ऐसे कुछ लॉ बना दिए जिन लॉज के थ्रू क्या हो रहा है, जिन लॉज के थ्रू एक्सप्लॉइटेशन ही होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ द कर्जन है, उसने भी क्या किया, लोगों को एजिटेट कर दिया, लोगों को गुस्सा दिलाया। जैसे कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, भाई कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट मतलब कॉर्पोरेशन मतलब भाई नगर निगम के अंदर इंडियंस के लिए नगर निगम है ना, तो उसके अंदर इंडियन मेंबर की जो रिप्रेजेंटेशन था खत्म कर दिया गया। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, अपने ढंग से सिलेबस अंग्रेजी माध्यम और वेस्टर्न फिलोसफी। तीसरा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल का विभाजन, ये तो स्पार्किंग पॉइंट बना,
ठीक है। इस चक्कर के अंदर भी हमें देखने को मिला कि इंडिया के अंदर मिलिटेंट स्कूल मतलब जो लोग एजुटेशन करना पसंद करते थे, जो लोग अपने डिमांड को अचीव करने के लिए एक नए मेथोडोलॉजी को ऑप्ट करना चाहते थे, वो लोग भी यहाँ जन्म लेते हुए हमें नजर आए हैं। तो यह होप सब वो क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा क्या, कुछ हम बात करेंगे आपके किन की, हम बात करते हैं कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर की। इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर से कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्या है, जो मोटा मोटा है 4 या 5 एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, हम उनको कवर करते हैं और उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले एक्सट्रीमिस्ट लीडर, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो साहब क्या है, बाल गंगाधर तिलक को एक नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य क्यों? क्योंकि अभी तक क्या था, मॉडरेट का एजेंडा फिक्स था। मॉडरेट कांग्रेस को क्या कर रहे थे आपका, कांग्रेस को क्या कर रहे थे आपका, डोमिनेट कर रहे थे। पर जैसे ही एक्सट्रीमिस्ट के नाम पे बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, आपका लीड किया, उन्होंने क्या किया, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। तो जो लोग थे, लोगों ने किसकी बात सुनी है, लोगों ने किसकी बात सुनी है, बाल गंगाधर तिलक की। मतलब लोगों के लिए जो मान्य आदमी है, रिस्पेक्टेबल है, वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है आपका, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में हुआ है। रत्नागिरी के अगर गांव की बात करें तो चिखाली नाम का एक गांव है रत्नागिरी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ है। इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसने इनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये टाइटल फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये इनको किसने दिया है, तो ये इनको दिया है वैलेंटाइन चिराज साहब ने, ठीक है, ठीक है। किसने दिया है, वैलेंटाइन चिराज साहब ने दिया। अब इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट क्यों कहा जाता है, देखिए अभी हम देखेंगे, है ना, अभी हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है। हम लोग देखेंगे कि 1905 के अंदर, 1905 के अंदर क्या होगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, है ना। पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चालू होगा। इस स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को इंटरनेशनल या ऑल इंडिया लॉन्च करने वाला आदमी कौन, बाल गंगाधर तिलक। इन्हें साइकिल चला चला के महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे नेशन के अंदर क्या करा, इस स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट की क्या करी, अलग जगाई है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ सालों के लिए जेल चले जाएंगे, जेल में भी रहेंगे तो इन्फ्लेमेटरी आर्टिकल लिखेंगे, ब्रिटिश विरोधी आर्टिकल लिखेंगे। फिर आने के बाद होम रूल लीग बनाएंगे, ठीक है, स्वराज स्टैब्लिश करने की बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम इनको देखें, इनके जीवन की बात करें, तो कायदे से तो एक मैथ टीचर थे, ये गणित के अध्यापक थे, ठीक है, मैथ्स के टीचर थे। पर इन्होंने क्या किया, अपने रिवोल्यूशनरी या फिर अपने इंडिपेंडेंस कॉज को क्या किया, गेन करने के लिए भारतीय राजनीति में आए और इतने सक्रिय रहे, ब्रिटिश के खिलाफ इतने सक्रिय रहे कि वैलेंटाइन चिराज साहब, जो कि खुद एक ब्रिटिश स्कॉलर है, उन्होंने इनको क्या सम्मान दिया है, क्या टाइटल दिया है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का टाइटल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He started a mass movement for independence of India under the shadow of religion and the culture festival. अब देखिए साहब, just a moment. चलिए साहब, अब अगला पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट बोल रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मास मूवमेंट स्टार्ट किया है भारत की आजादी के लिए, है ना। इन्होंने क्या किया, भारत की आजादी के लिए मास मूवमेंट, लोगों को जोड़ने का काम किया है। और किसकी शैडो में, किसकी छत्र छाया में, इन्होंने अपना बेस किसे बनाया। शैडो का मतलब आप सोच सकते हैं कि इन्होंने बेस किसे बनाया, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि लोग उस समय घर से निकलते नहीं थे, लोग गांधी नहीं थे, लोग बाग गांधी को जो लोगों ने माना, वैसी फॉलोइंग कांग्रेस की नहीं थी उस समय तक। लोगों को कहां लाना है, धरातल पे लाना है, लोगों को सड़कों पे लाना है, लोगों को ब्रिटिश अथॉरिटी को कर्व करने की बात करवानी है। तो इन्होंने किसका क्या उठाया, धर्म और कल्चर। इनको समझ में आया कि लोग कैसे इकट्ठे होंगे, लोग एकजुट कैसे होंगे, लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे आएगा। लोगों के अंदर नेशनलिज्म आएगा तो धर्म के नाम पे या कल्चर के नाम पे। आज देखो आप, धर्म के नाम पर रैली निकलती है, भाई साहब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कल्चर के नाम पे कोई समारोह होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लोगों को एकत्रित करने के तरीके क्या थे, या तो धर्म था या फिर कल्चर था। तो इन्होंने क्या किया, धर्म और रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल को क्या बनाया, अपना बेस बनाया, उसके हिसाब से लोगों को यहाँ पे क्या किया, इकट्ठा करना चालू किया। इसीलिए आप देखो महाराष्ट्र के अंदर हम लोग देखते हैं गणपति भगवान पूजे जाते थे, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर गणपति बिठाए जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस गणपति फेस्टिवल जो था,
ये 10 दिन के लिए गणपति आते हैं ना अपने यहाँ, इस गणपति फेस्टिवल को क्या किया, बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया, इसे प्राउड बना दिया धर्म के लिए। तो इसीलिए आप देखो लोगों ने गणपति फेस्टिवल की तरह क्या करा, इकट्ठा होना चालू कर दिया। गणपति फेस्टिवल के नाम पे लोगों ने इकट्ठा होना चालू कर दिया। साथ साथ में भाई एक आइडेंटिकल फिगर, एक आइडियोलॉजिकल फिगर क्या थी महाराष्ट्र में, शिवाजी। तो उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया। अगर आज भी आप देखोगे तो शिवाजी फेस्टिवल में 3 दिन की छुट्टी होती है साहब। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, नागपुर बड़े ही अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्या है, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेस बनाया कि भाई कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे लोगों को मास मूवमेंट से जोड़ना है, इंडिपेंडेंस के कॉज से जोड़ना है। तो उन्होंने बोला क्या है, गणपति, रिलीजियस, शिवाजी, कल्चर, इन दोनों के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने गणपति फेस्टिवल 1893, भाई साहब याद रखना ईयर क्या, 1893 में इन्होंने क्या किया, गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया। ये पूछा जाता है गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करा किसने किया, तो तिलक साहब ने किया। शिवाजी फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ, 1895 में किया, तिलक साहब ने स्टार्ट किया। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जब तिलक क्या है, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर अगर है वो, तो अपनी आइडियोलॉजी रखते होंगे, तो ये अपनी आइडियोलॉजी को प्रीच करने के लिए, अपने चीजों को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कुछ अखबार लिखा करते थे। ठीक है, तो इनके अखबार के नाम भी एग्जाम पूछता है। तो इन्होंने न्यूज़पेपर लिखे हैं। ठीक है, एक है आपका केसरी नाम का। ठीक है, केसरी नाम का जो न्यूज़पेपर जो निकाला करते थे ये मराठी लैंग्वेज में है, जबकि मराठा नाम का एक न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठा किसने स्टार्ट किया, केसरी किसने स्टार्ट किया। तो दोनों के आंसर क्या होंगे, माननीय तिलक साहब, लोकमान्य तिलक साहब या बाल गंगाधर तिलक साहब। ठीक है, तो ये हमें पता लगा। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए आपने क्या चालू किया, स्वदेशी मूवमेंट चालू किया। ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ये सक्सेसफुल क्या हुआ, क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक साहब ने क्या किया है, स्वदेशी मूवमेंट को लीड किया है। देखो सीधी सी बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मॉडरेट फेस है ना, आईएनसी का जो मॉडरेट लीडर्स है वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के जो मूवमेंट चल रहा है, स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट, ये बंगाल से बाहर आए। पर तिलक साहब ने बोला नहीं, ये मूवमेंट पूरे देश में आना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि बंगाल के साथ ब्रिटिशर्स ने किया क्या है, ब्रिटिशर्स का असली एजेंडा बंगाल के लिए क्या है। वो डेवलपमेंट का भले ही नाम दे रहे हैं पर एक्चुअल में वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को लोगों को बताना पड़ेगा। इसीलिए आप देखो कि गंगाधर तिलक साहब ने क्या किया, इस स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को फैलाने के लिए पूरे महाराष्ट्र में साइकिल से क्या किए हैं, ट्रेवल किए हैं, एक गांव से दूसरे गांव गए हैं, लोगों को ब्रिटिशर्स के बारे में बताया है, ब्रिटिशर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को इन्होंने जोड़ने का काम किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट वेरीफाई हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या देखने को मिला, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने वाले मूवमेंट के अंदर। ऑफ है ना, स्वदेशी मूवमेंट और बाइकॉट मूवमेंट के अंदर। इस चक्कर में इनको क्या कर दिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके 6 साल के लिए इन्हें जेल भेज दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जेल में भेजा गया, तो इनको रंगून के अंदर मंडले जेल जो है आपका बर्मा, ठीक है, म्यांमार, वहां पर मंडले जेल में इनको क्या किया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। और चार्ज लगाया जाता है कि आप क्या कर रहे हो, सिडिशियस आर्टिकल, मतलब ब्रिटिश विरोधी क्या लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं। ठीक है, फिर 1914 में जब ये जेल से बाहर आते हैं तो ये स्लोगन देते हैं, क्या देते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। मतलब स्लोगन अंग्रेजी में बोले तो क्या, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज का मतलब क्या, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस स्वराज की सबसे पहली बात जो किसने की है, वो क्या है, आपके तिलक की, कांग्रेस के बिहाफ पे। फिर इसके अलावा इन्होंने 1916 में एक और मूवमेंट चालू किया जिसका नाम है होम रूल लीग मूवमेंट। इसको अपन अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब 1916 पढ़ेंगे तो पहुंचेंगे तो हम होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनली इनकी डेथ हो जाती है कब, आपका 1920 के अंदर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ये पहले लीडर हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम डिस्कस किया, जिनका नाम बाल गंगाधर तिलक। ये एक प्रोमिनेंट फिगर है, इनसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोमिनेंट लीडर को हम क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगले जो हैं वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साहब को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और ये पंजाब केसरी के, पंजाब की पॉलिटिक्स के क्या है, ये पंजाब की पॉलिटिक्स के शाहरुख खान है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साहब का जन्म 28 जनवरी 1865 पे हुआ था। कहां पे हुआ था, दूधे के पंजाब के अंदर। ठीक है, इनको किस नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी। केसरी मतलब
सैफरन, ठीक है, पंजाब केसरी, पंजाब के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में लाहौर के कॉलेज से पढ़ाई की, ठीक है। उसके बाद में ये क्या चले गए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, किसका प्रैक्टिस करने के लिए, लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ चले गए, हिसार चले गए, लाहौर रहे, वहाँ पर एक नेशनलिस्टिक एंग्लो वैदिक स्कूल से जुड़े, ठीक है। ये सब इनके बारे में बात हुई। फिर दयानंद सरस्वती से जुड़े, करना आर्य समाज से जुड़े, हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने का काम किया, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी है, ठीक है। तो क्या देख पता लगा, पहली चीज जन्म कब हुआ, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर अपना गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ से, लाहौर से किया, लाला लाजपत राय हिसार चले गए, फिर दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़े, वहाँ से दयानंद सरस्वती के फॉलोवर बन गए, ठीक है। साथ साथ में आर्य समाज को उन्होंने अब क्या कर दिया, आपका अप्रोच कर लिया, है ना, आर्य समाज के वो मेंबर बन गए। अब बात करते हैं, सॉरी आगे देखते हैं, आगे और क्या देखने को मिलता है। अब देखते हैं इनिशियली क्या थे। इनिशियली जब इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया तो हिंदू महासभा नाम की एक पार्टी थी, उससे अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सीधे से हो क्या रहा है कि भाई पढ़ने के लिए गए, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। तो आर्य समाज से जुड़ गए, आर्य समाज से जुड़कर इन्होंने क्या किया भाई, हिंदू महासभा नाम की एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, उससे जुड़े। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके पंजाब के एजिटेशन में क्या किया इन्होंने, बहुत सारा पार्टिसिपेट किया। धीरे धीरे करके इनको क्या कर दिया गया, जेल भी जाना पड़ा, कब, मंडले जेल बर्मा में इनको भी डाल दिया गया, कब, बिना ट्रायल के 1907 के अंदर, ठीक है। इसके बाद में अगर देखें नवंबर में he was allowed to return when the Minto decide that whether it was insufficient evidence to hold him supervision। सीधी सी बात है भाई, 1907 मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905, ठीक है। उसके बाद में ये एक्टिवली देखने लगे कहाँ, कांग्रेस पार्टी और पंजाब के अंदर। तो उन्होंने बोला इसको आदमी को कैसे अंदर करें। तो 1907 का क्या हुआ, जब सूरत स्प्लिट हुआ, जब कांग्रेस दो फाड़ में टूटी, तो उसके बाद इनको क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया। इनको भी मंडले जेल बर्मा, जहां पर इनको भेजा था आपका तिलक साहब को भेजा था, वहीं इनको भेज दिया गया, ठीक है, बिना ट्रायल के। फिर धीरे धीरे करके जो लॉर्ड मिंटो उस समय के वाइसराय थे, उन्हें समझ में आया कि हमारे पास इतने क्या नहीं है, एविडेंस नहीं है कि इनको हम और अंदर रख सकें, किनको, लाला लाजपत राय साहब को, तो इनको छोड़ दिया जाता है। फिर हम लोग हमने देखा कि भाई इनको लॉर्ड मिंटो ने रिलीज करवा दिया नवंबर के अंदर। फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, तो उस समय कहाँ चले जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट चले जाते हैं, वहीं रहते हैं। और वहां जाकर इंडियन होम रूल लीग, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग क्या करते हैं, अमेरिका के अंदर बनाते हैं, और ब्रिटेन के और वहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर फॉर्म करते हैं, और इंडियन कॉज ऑफ इंडिपेंडेंस को, इंडियन कॉज ऑफ स्वराज को ये फैलाने की कोशिश करते हैं। 1928 में जब लेजिस्लेटिव असेंबली में रिफॉर्म का रेजोल्यूशन लाने के लिए बात आई, साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया, ठीक है, नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, तो इन्होंने उसका भी अपोज किया, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब एक इवेंट होता है, एक इवेंट कब होता है, वही साइमन कमीशन जब आता है, साइमन कमीशन को सब अपोज करते हैं। तो क्या होता है, लाहौर रेलवे स्टेशन पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट क्या करते हैं, आपका धरना प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसको लीड करने के लिए किसको बुलाया जाता है, लाला लाजपत राय को बुलाया जाता है। वहां पर जब रेलवे स्टेशन पे प्रदर्शन हो रहा था, तो वहां पर इनको क्या किया गया, टारगेट करके जो स्कॉट नाम का एक पुलिस वाला था, वो इनको क्या, जिसका नाम क्या है, जेम्स स्कॉट, ठीक है, ये टारगेट करके ऑर्डर करता है कि लाला लाजपत राय को टारगेट किया जाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। और इसी लाठीचार्ज के अंदर क्या होता है भाई, ये इंजर्ड हो जाते हैं, और थोड़े टाइम बाद इनकी क्या हो जाती है, आपकी लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अब कहीं ना कहीं इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब गुस्सा पूरे देश में आया, लाला लाजपत राय की डेथ, क्योंकि कांग्रेस का प्रोमिनेंट लीडर, एक नेशनलिस्ट लीडर जिसको सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसको एक्सट्रीमिस्ट अपना भगवान मानते हैं, उसको आपने क्या कर दिया, एक लाठी चार्ज में टारगेट करके क्या कर दिया, मार दिया। इससे लोगों के अंदर गुस्सा आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इस गुस्से का क्या देखा जाएगा, इस गुस्से का बदला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके जो मेंबर हैं भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, इसका बदला लेते हैं, किसका, आपका लाला लाजपत राय साहब की डेथ का। लाला लाजपत राय साहब ने कुछ किताबें लिखी हैं, जिनमें द स्टोरी ऑफ माई क्या है, डिपोर्टेशन 1908 में लिखी है, आर्य समाज 1915 में लिखी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका हिंदू इंप्रेशन ये 1916 में लिखी है, इंग्लैंड डेप्थ टू द इंडिया हिस्टोरिकल नरेटिव
ऑफ द ब्रिटिश फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, ये लिखी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है उसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, जो 1928 में आपका लिखी है। क्लियर है? तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा किसके बारे में, आपका लाला लाजपत राय साहब के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो लीडर हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर, उनका नाम है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ है? 7 नवंबर 1858 को हुआ है। ये क्या है? इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुज्म को क्या किया? डिस्कार्ड किया है। और ये किसके फॉलोवर बन गए? ब्रह्मो समाज के फॉलोवर बन गए। मतलब ये ब्रह्म समाज की प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ब्रह्म समाज कौन? ठीक है, ब्रह्म समाज मतलब राजा राम मोहन राय का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर उन्होंने इनका एग्जाम में क्वेश्चन आया, न्यू इंडिया मैगजीन स्टार्ट किसने करी? तो वो इन्होंने करी है, तो ध्यान रखना इनकी। ठीक है, ये भी स्वदेशी मूवमेंट के एक प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं और इन्होंने इस समय स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने एक पेपर निकाला है, न्यूज़ पेपर, जिसका नाम क्या है? वंदे मातरम। तो इनसे जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इन्होंने मैगजीन कौन सी स्टार्ट की? तो न्यू इंडिया नाम की मैगजीन इन्होंने स्टार्ट करी। और पेपर कौन सा स्टार्ट किया? तो वंदे मातरम नाम का पेपर इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो है वो है सर अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष साहब की फोटो आपको नजर आ ही रही है। ठीक है, तो अरबिंदो घोष साहब के बारे में बात करते हैं। तो भाई अरबिंदो घोष साहब क्या है? भाई ICS मतलब इंपीरियल सिविल सर्विस, जो आज के लिए अपना UPSC होता है ना, ऐसे ही उस समय अधिकारी बनने के लिए जो एग्जाम होता था उसे बोलते थे इंपीरियल सिविल सर्विसेज। तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम थी, जिसमें 250 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने रिकॉर्ड सेकंड रैंक से इसे पास किया। ठीक है, फिर ये जो थे आपके ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के मास्टर हुआ करते थे। फिर इन्होंने ICS मतलब सरकारी नौकरी छोड़ दी और ये कहाँ चले गए? बड़ौदा के महाराज के यहाँ सर्व करने चले गए। बाद में हम लोग देखते हैं कि जब वंदे मातरम पेपर जो था, जब वो खाली हुआ तो उसके क्या बने? एडिटर इन चीफ बने। ठीक है, इनको इन्फ्लेमेंट्री आर्टिकल लिखने के चक्कर में इनको भी क्या कर दिया गया भाई? जेल में डाल दिया गया। और इनको किस जेल में डाला गया? इनको जेल में डाल दिया गया। इनको एक और केस के अंदर क्या किया गया? आपका विक्टिम बनाया गया, वो है मानिकतला कलकत्ता बम कॉन्स्पिरेसी केस। मानिकतला कलकत्ता बम कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? वहाँ पे बम फूटता है। ठीक है, उस बम विस्फोट के अंदर इनको कल्प्रिट माना गया, पर इनको छोड़ दिया गया बाद में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक है, इनको जब इम्प्रिजन किया गया, जेल में रखा गया, तो इनको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो जाता है। इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के कारण ये क्या करते हैं? एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं और एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़कर ये एक योगा टीचर बन जाते हैं पौंडीचेरी के अंदर। ठीक है, पौंडीचेरी के अंदर ये क्या बन जाते हैं? आपका योगा टीचर बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं आगे क्या है। फिर इन्होंने कुछ ये स्टार्ट किया है न्यूज़पेपर, वो है बंगाल डेली और जुगांतर, और इनकी डेथ हो जाती है दिसंबर में पौंडीचेरी के अंदर ही। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगले मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ये आज का लास्ट टॉपिक है कि एक्सट्रीमिस्ट का काम करने का तरीका क्या हुआ करता था। तो देखो भाई, उनका सीधा सी बात है क्या? देखो, 2-3 तरह के लोग हैं, एक है मॉडरेट, एक है एक्सट्रीमिस्ट और एक है रिवोल्यूशनरी। मॉडरेट लेटर पिटीशन बाय लॉ चलना पसंद करते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं, लेटर पिटीशन पे बाय लॉ तो चलेंगे, पर अगर काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सड़कों पे उतरेंगे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उसको कर्ब करेंगे। ठीक है, उसको काम करने से रोकेंगे। जो ब्रिटिशर्स हैं उनके काम में हर्डल बनाएंगे। उनकी इकोनॉमी को हम क्या करेंगे? इम्पैक्ट देंगे। उनकी वेल्थ को हम क्या करेंगे? उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम इम्पैक्ट करेंगे। तो उसी तरह अगर हम लोग देखें तो इनका जो मेथड है वो पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस है मतलब नॉन कॉपरेशन, ब्रिटिश सरकार के साथ नॉन कॉपरेशन। ठीक है, कैसे नॉन कॉपरेशन होगा? बाइकॉटिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स, मतलब अगर हम बाइकॉट ऑफ गुड्स करेंगे, उनका सामान खरीदना छोड़ देंगे, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे खत्म होगी। सर्विसेज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा आपका? उनका खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल कॉलेज हम क्या छोड़ देंगे। मतलब जब गवर्नमेंट सर्विस, भाई देखिए सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स तो 1 लाख थे और हम 30 करोड़ इंडियंस पर रूल किया। इसका मतलब ये 1 लाख लोग हैं, काम तो किससे करवा रहे हैं? काम तो इंडियन से ही करवा रहे हैं। इसीलिए आप क्या कीजिए? पैसिव रेजिस्टेंस, नॉन कॉपरेशन रखिए, बाइकआउट कीजिए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को, गवर्नमेंट सर्विसेज को छोड़ दीजिए, स्कूल को छोड़ दीजिए। जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, तो अपने आप उनको आना पड़ेगा ना आपके डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। अगला, इन दिस मैनर एक्सट्रीमिस्ट, अब इस मैनर के लिए उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे हम स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को देखते हैं, क्योंकि आफ्टर द 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद देखने को मिला। ठीक है, ये अपना पूरा कांग्रेस के बारे में बात होती है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है। ठीक है, उसका मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
और आगे की बातें हम क्या करते हैं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।